गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मतलब आकर्षण का निज़म का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो अभी मेरे दोस्त जो हैं वो लाइव हो रहे हैं, तो जल्दी से दोस्तों लाइव आ जाइए ताकि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकें। तो उससे पहले चलो मैं तब तक कुछ बातें और करता हूँ। अपने मेन मुद्दे पर आने से पहले कुछ और बातें करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो मैं घर में बैठा हुआ हूँ। तो जो मेरी लोग वीडियो देख रहे हैं ऑल इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से, तो वो देखते होंगे कि अ, ये आदमी रोज़ ही किसी ना किसी टी शर्ट में अपनी वीडियो बनाता है। ये कोई ड्रेस अच्छी ना तो शेप की हुई है, ना ही कोई शर्ट वगैरह फॉर्मल ड्रेस डाल रखी है, कोई टाई वगैरह नहीं लगा रखी। तो दोस्तों, उसके लिए मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि फ़िलहाल मैं अभी टी शर्ट में ही वीडियो क्यों बनाता हूँ, अपनी प्रॉपर ड्रेस में क्यों नहीं आ रहा। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो एक बार क्या हुआ, एक चूहिया ने एक चूहे ने जो हाथनी होती है, हथनी, तो उसको प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो हथनी को उसे देखकर बड़ा गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। तो उसने उसको मजाक मजाक के कहा कि तू मुझे प्रपोज कर रहा है, तू अपनी शक्ल सूरत और अपना साइज तो देख, कितना छोटा सा है ना, और प्रपोज कर रहा है इतनी बड़ी हथनी को। तो उसने कहा तू सूरत की बात छोड़, साइज की बात छोड़, तू मेरा हौसला देख। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरी ड्रेस, मैं किस ड्रेस में बैठा हूँ वो छोड़िए, मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूँ आप उसको पकड़िए, है ना। तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस ला रहा हूँ, जो मेरा पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने एमएलएम बिजनेस से पिछले 10 साल में सीखा है। तो एक्सपीरियंस मेरा आपके काम आएगा। उसके लिए मेरी टी शर्ट आपके काम नहीं आएगी। तो आप मेरी ड्रेस पर मत जाइए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर मैं आपके सामने बढ़िया लुक में, मतलब पूरी शेप वगैरह और फॉर्मल ड्रेस में आऊँगा। तो अभी मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो राजेश जी हैं, संदीप जी हैं, वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो बाकी पर्सन भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अभी मैं अपना मेन टॉपिक पर बात करता हूँ कि दोस्तों, आकर्षण का निज़म या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अहमियत रखता है। अहमियत नहीं रखता, मैं ये कहूँगा हमारी सारी ज़िंदगी इस पर ही निर्भर होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का निज़म क्या है। तो जिस तरह से दोस्तों हमने साइंस में पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण का निज़म होता है, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे आप कनाडा में बैठे हो, चाहे इंडिया में बैठे हो, अगर कोई भी आप चीज़ आसमान की तरफ उछालेंगे तो वो धरती की तरफ ही आएगी, क्योंकि धरती हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। लेकिन कोई भी चीज़ जब धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है, उसकी रेंज से बाहर निकल जाती है, तो वहाँ पे दूसरे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है, तो चीज़ उस ग्रह की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये पूरी दुनिया एक चुंबक के ऊपर काम करती है। आज धरती अपनी चुंबक शक्ति के कारण ही घूम रही है। जितने भी ग्रह हवा में लटके हुए हैं, ये सारे के सारे उस चुंबक शक्ति के कारण ही चल रहे हैं। हमारी बॉडी में भी सर से लेके पैर तक नॉर्थ और साउथ पोल जैसे धरती के हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं। तो हमारे पैर से किरणें जो हैं सर की ओर चलती है नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से। तो दोस्तों, इस दुनिया में चुंबक के अलावा कुछ नहीं है, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन ही सारा काम करती है। दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के, हवा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो अणु है वो आपस में मिलके एक बंधन बनाते हैं, H2O बनता है पानी। तो इसी तरह से दुनिया में कोई भी दो चीज़ें, हस्बैंड वाइफ मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक आदमी का औरत की ओर आकर्षण होता है, एक आत्मा का परमात्मा की ओर आकर्षण है। इस तरह से हर तरफ आकर्षण का निज़म काम करता है। तो दोस्तों, आज हमारे हालातों के लिए हम यहाँ भी बैठे हैं, चाहे सुखी हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जो भी है, ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें
तो कहते हैं कि आप जो निरंतर सोचते हैं आपको वही मिलता है। ध्यान दीजिए, आप जो निरंतर सोचते हैं दिन रात आपको वही मिलता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप उस चीज को लाइक करते हैं या नहीं करते, उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आप जो दिन भर सोचते हैं वही आपको मिलता है। जैसे एक बिल्डिंग से एक आदमी को धक्का दिया जाए तो वो आदमी जमीन पर गिरेगा तो मरेगा अगर वो बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा है। जब कुदरत का निज़म है, ये गुरुत्वाकर्षण का निज़म है, अगर कोई आदमी बिल्डिंग से नीचे गिरेगा तो वो चाहे बुरा है चाहे अच्छे स्वभाव का है वो मरेगा। इसी तरह से आकर्षण का निज़म कभी भी ये नहीं सोचता कि जो चीज़ आप बार बार सोच रहे हैं आप उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आप जो निरंतर सोचते हैं आपको वही मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम बार बार यही सोचते हैं मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, तो आकर्षण का निज़म आपकी जिंदगी में बीमारियां लेकर आएगा। क्योंकि आप दिन रात बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, मैं बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, तो आकर्षण का निज़म आपको बीमारी दे देगा। क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में नहीं देख रहा कि आप उस बीमारी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उसको आपकी पसंद से लेना देना नहीं है। आकर्षण का निज़म आपको वही देगा जो आप निरंतर सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं कर्जे के तले ना आ जाऊं, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरा नुकसान ना हो जाए, हमारे ऊपर डर हावी है। तो दोस्तों, हमारा जो दिन रात सोचते हैं आकर्षण का नियम हमारी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें लाता है। तो हम कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, तो किस्मत ख़राब नहीं है, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। विचार बनाए जिंदगी। जैसा आपका विचार होता है वैसा ही आपका व्यवहार होता है, वैसी ही आपकी जिंदगी होती है। तो दोस्तों, अपने विचारों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सोचिए कि एक जो विचार है, एक नदी चल रही है, नदी में पानी बह रहा है, तो उस पानी के ऊपर कुछ तिनके जा रहे हैं, तो वो पानी के भाव के हिसाब से तिनके उस साइड को चले जाएंगे। इसी तरह से हमारी जो भावनाएं हैं, जो भावनाओं की नदी है, जे जिस तरफ भी बहती है उसी तरफ ही हमारे विचार बहते हैं। हम 24 घंटे में हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। हम अपने विचारों पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारी भावनाएं पॉजिटिव हैं, हम किसी को के बारे में अच्छा सोचते हैं, परमात्मा ने हमें क्या दिया उसका शुक्रगुजार करते हैं, क्या नहीं दिया उसके साथ गिला नहीं करते, हमें क्या, हमारा शरीर, आंखें देख सकती हैं, मुंह बोल सकता है, कान सुन सकते हैं, हाथ पैर हमारे सही सलामत हैं, तो इसके लिए हमें शुक्र करना चाहिए। बजाय कि हम ये रोना रोते रहें कि हमें अच्छा घर नहीं दिया, हमें अच्छा जूते नहीं मिल रहे, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। तो दोस्तों, हम नेगेटिव चीज़ों को ही देखते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, और हमें नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर हम उन चीज़ों से ध्यान हटाकर उन चीज़ों पर ध्यान लगाना शुरू कर दें जिसके लिए हम कुदरत के शुक्रगुजार हैं, हमें उसने इतना कुछ दिया है, आज हमारी सेहत ठीक है, आज हम किराए की बजाय अपने घर में रहे हैं, तो आज हमारी सेहत ठीक है, हम आंखों से देख सकते हैं, हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमें आगे बच्चे मिले हैं, तो हम 3 टाइम की रोटी खा रहे हैं। लोगों को 3 3 दिन एक टाइम की रोटी नसीब नहीं होती। हमें अच्छे देश में पैदा किया, तो हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हम हर समय शुक्रगुजार होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें और भी सुख समृद्धि मिलेगी। आकर्षण का निज़म यह चीज़ देगा। तो अगर हम परमात्मा को इस चीज़ के लिए कोसते रहेंगे, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, तो मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मुझे घर वाली अच्छी नहीं दी, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, मुझे अच्छे देश में पैदा नहीं किया, तो मेरी किस्मत ख़राब है, तो दोस्तों आपके हालात और भी बदतर होते जाएंगे। तो हमें आकर्षण के निज़म को समझना है और अपनी भावनाओं को हमेशा पॉजिटिव रखना है। हमें किसी आदमी ने हमारे लिए एक काम नहीं किया तो हम उसको लेकर बैठ जाते हैं, उसने जो 9 काम हमारे लिए किए हैं, उसने 9 बार हमारी हेल्प की है, हम उसको भूल जाते हैं। तो हमें किसी भी आदमी के लिए जो उसने हमारी एक बार सहायता की है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे उसने 9 बार हमारी सहायता नहीं की।
तो ये आकर्षण का नियम कहता है कि हम बीमारी के बारे में ना सोचें। तो महात्मा गांधी ने भी कहा था, 3 बंदरों की बात की है, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सुन बुरा। तो दोस्तों यहां पे फिर बुरा हम कह रहे हैं, ना देख बुरा, ना सुन बुरा, ना बोल बुरा, तो इसमें नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तो हमें इसको ऐसे नहीं बोलना, हमें इसको ऐसे बोलना है, अच्छा बोल, अच्छा देख और अच्छा सुन। और चौथी चीज और भी ऐड करिए, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है और अच्छा करना है। हमें अच्छा करना भी है। गांधी जी के 3 बंदर हैं, ना बोल बुरा, ना देख बुरा, ना सुन बुरा, लेकिन एक बंदर और होना चाहिए था, ना किसी का कर बुरा। तो इस स्टेटमेंट को हमने इसमें बुरा शब्द ऐड नहीं करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम बार बार बुरा 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 बोलेंगे तो हमारी जिंदगी में बुरा आना शुरू हो जाएगा, जबकि हम बुराई को चाहते नहीं है। हम अच्छा बोलने के लिए कह रहे हैं, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहां पे बुरा शब्द यूज नहीं करना। हमने इस बात को इस तरह से बोलना है, कर अच्छा, सॉरी, बोल अच्छा, सुन अच्छा, देख अच्छा और कर अच्छा। देख भला, सुन भला, भला और कर भला, तो अंत भले का भला। दोस्तों हमने यहां पे भला शब्द यूज करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भलाई की फीलिंग हमारे अंदर लाएगा और हम दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और हमारे लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब मैं दूसरे तरीके से भी समझाना चाहूंगा कि दोस्तों हमारे जो दिमाग है हमारा, ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है। दोस्तों ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इस पर फल फूल बीजते हैं, आज हमने इस पे फल फूल बीजे, तो आगे चलकर भविष्य में हमें फल फूल ही मिलेंगे। तो हमें उसकी सुगंधी मिलेगी फूलों की, हमारे आसी पड़ोसियों को उसकी सुगंधी मिलेगी, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन्स को वो फल फूल मिलेंगे। तो लेकिन आज हमने अगर अपने दिमाग में नफरत के बीज बोए, परमात्मा का शुक्र ना करने की बजाय गिले शिकवे के बीज बोए और दूसरों को गालियां देने के बीज बोए और अपने दिमाग में बीमारी की बातें भरी, तो आने वाले समय में हमारे पुश्तों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे बच्चों को, हमें खुद, जो आज कांटे बीज रहे हैं कल इनकी बड़ी झाड़ियां बनेगी, हम खुद भी उलझेंगे, सारी जिंदगी दुखी रहेंगे और हमारे आने वाली जनरेशन्स भी दुखी रहेंगी, वो हमें गालियां निकालेंगी, हमारे बुजुर्गों के कारण हम दुखी हैं। तो आज हम अपने दिमाग की उपजाऊ जमीन पे जो भी बीजेंगे वैसे ही फल हमें मिलेंगे। अब आपने डिसाइड करना है, क्या हमने लोगों से नफरत करने के बीज बीजने हैं, क्या हमने बीमारी की बीज बीजने हैं अपने दिमाग में, क्या हमने दुख भरी बातें अपने दिमाग में बीजनी है। तो फ्यूचर आपका यही होने वाला है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में दूसरों से प्यार करेंगे, परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार रहेंगे कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी देगा, और हम जो सुख समृद्धि उसने हमें दी है वो दुनिया में किसी को नहीं दी, ऐसा फील करेंगे, तो दोस्तों जैसी पत्नी हमें दी है, जैसे माँ बाप हमें दिए हैं, जैसा देश हमें दिया है, जैसा घर हमें दिया है, जैसे हमें शरीर दिया है, ऐसा किसी को नहीं दिया। अगर ऐसी फीलिंग के साथ हम चलेंगे तो जिंदगी में हम सुख समृद्धि रहेगी हमारे अंदर। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें और इस पर अमल करें। तो इसी तरह से दोस्तों कहते हैं कि जहां पर ध्यान, एनर्जी वहीं बहती है यहां पर ध्यान जाता है। तो आपकी सारा दिन एनर्जी कहां बहेगी, जो भी आप दिन भर सोचते हैं। तो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, एनर्जी आपकी वहीं पर लग जाएगी। सही है सर। तो इसके बाद अगली बात आती है कि हमारा दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है जो लॉजिक, तर्क वितर्क करता है। तो क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में लॉजिकल चीजें भरी जाती हैं, लॉजिकल चीजें भरी जाती हैं, तो हमें तर्क वितर्क करने की आदत हो चुकी है। हम किसी भी चीज में शक करते हैं, किंतु परंतु करते हैं, तो इसीलिए जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हासिल कर पाते। तो जो हमारा राइट ब्रेन है दोस्तों, जे शब्दों की बजाय, जे लॉजिक की बजाय इमेजिनेशन पर काम करता है, जे कैलकुलेशन की बजाय इमेजिनेशन पर काम करता है, जे लॉजिक नहीं लगाता, ये विजुअलाइजेशन करता है, ये फीलिंग्स को कैच करता है।
तो हमें जब तक कोई भी चीज, लेफ्ट मन होता है चेतन मन, राइट को कहते हैं अवचेतन मन। तो जितने भी आज तक दुनिया में महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने अवचेतन मन में जो भी चीज एक बार बिठा ली, तो अवचेतन मन ने अपने आप रास्ते दिए उनको बड़ा बनने के लिए। तो एक इंजीनियर, जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई बनता है, तो वो लेफ्ट पार्ट के कारण बनता है, जिसमें आई क्यू आता है, इंटेलिजेंसी क्वोशंट। तो लेकिन जो राइट ब्रेन है, ये हमारे ई क्यू को इंप्रूव करता है, इमोशनल क्वोशंट को। और इस दुनिया में वो लोग अमीर हुए हैं हमेशा, वो सुखी हुए हैं जिन्होंने ई क्यू को बढ़ाया है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आई क्यू की बजाय ई क्यू को डेवलप करना शुरू करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, ये हमारे ई क्यू को इंप्रूव करता है। नेटवर्किंग के अलावा जितनी भी पढ़ाई है, चाहे हम स्कूलों में जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वकालत, तो उसमें हमारा ई क्यू आई क्यू इंप्रूव होता है। तो आई क्यू हमें कामयाब नहीं करता, हमें ई क्यू इंप्रूव करता है। ई क्यू हमें कामयाब करता है। तो जितना भी हम कहते हैं अपने गोल को लिखो, तो गोल को लिखना क्यों जरूरी है? गोल को बार बार फील करो। उसको फील करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे जब तक अवचेतन मन में नहीं बैठेगा, तब तक वो अवचेतन मन उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अवचेतन मन में ये पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां से ज्यादा काम करता है। हमारा समझिए कि जो अवचेतन मन है, ये एक खजाना है, इसके अंदर एक राजा बैठा हुआ है, जो महल के अंदर बैठा हुआ है राजा। अवचेतन मन हमारा एक राजा की तरह है, या समझिए एक उस महल की तरह है जिसमें हीरे जवाहरात हैं। तो जो चेतन मन है, ये बाहर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। जब भी हम इसको कोई आदेश देते हैं, जो किंतु परंतु करता है कि आपने अंदर क्यों जाना है, अंदर कुछ नहीं रखा, आप यहां से वापस चले जाइए, जो हमें अंदर नहीं जाने देता। तो दुनिया में 95% लोग चेतन मन की बातों में आकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। वो तर्क वितर्क में ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि हमने इस पहरेदार को साइड पर हटाकर इसकी बात नहीं माननी, जो जितना मर्जी तर्क वितर्क करे, जितना मर्जी हमें नेगेटिव करे, आशंकित करे, हम इसकी बात में नहीं आएंगे। हमने खजाना लेना है महल के अंदर दाखिल होकर। अगर हम एक बार चेतन मन को जीतकर अब चेतन मन के अंदर एंटर कर गए, तो दोस्तों वो खजाने मिलेंगे जो बाहर नहीं मिल सकते। अभी तक तो हमें चेतन मन ने वो झलक देखने ही नहीं दी है। तो आज जब हम कहते हैं कि 2021 में 2030 तक गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो जो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा अब चेतन मन खुल चुका है, हम चेतन मन से सोचते हैं। तो जितने भी लोगों ने दुनिया में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन बनाए हैं, बल्ब का आविष्कार किया है, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, पेंटिंग्स की हैं, क्रिएशंस की हैं, ये वो लोग हैं जिनके अब चेतन मन में वो चीज़ें बैठी। तो दोस्तों, बहुत सारे आविष्कार जो हैं, वो लोगों को सपने में उसका जन्म हुआ था। जैसे आदमी सोया हुआ होता है, उसके अवचेतन मन में कोई चीज चली जाती है, तो उसका अवचेतन मन सपने में उसको वो आइडियाज जनरेट करता है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि कई बार मेरी 3 बजे 1 बजे रात को आंख खुल जाती है, तो मैं तुरंत अपनी कॉपी का, फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मैं अब उसी समय, फिर मैं उस समय का फायदा उठाता हूँ, फिर मैं सोने की कोशिश नहीं करता। मैं ऊपर के कमरे में जाकर अपनी कॉपी कलम लेकर जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में लगातार चलते जाते हैं, मैं उसको लिखता रहता हूँ। तो आज तक मैं अपनी 12-13 डायरियां जो है लिख चुका हूँ। तो वो सारी अवचेतन मन की क्रिएटिविटी है। इसी कारण से आज मेरे में ऑनरशिप की फीलिंग है। मैं एक लीडर बन चुका हूँ। तो हमें टीम हैंडल करनी आती है, कम्युनिकेशन अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। तो इस तरह से जो सारी स्किल्स जो डेवलप किए हैं, जो हमारे अवचेतन मन ने, जिसने असीम सोचने की जिसमें क्षमता है, तो इसमें हमने वो सारे संकेत डाले हैं, हमने चेतन मन के ऊपर काबू पाया है। तो आज जितना आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किंतु परंतु की आदत अपनी छोड़िए। चेतन मन ये आपको रोकता है बार बार। आप अपने गोल को लिखिए और उस पर शक मत कीजिए। अपने अवचेतन मन में उसको रोज सुबह शाम, रात को सोने से पहले उस ड्रीम को विजुलाइज करिए। सुबह उठने के बाद आप 5-7 मिनट के लिए उस दिमाग में उस चीज को विजुलाइज करिए कि मेरा ड्रीम क्या है। तो एक द सीक्रेट सीडी आती है, उसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर बता रखी है। तो उसमें उन्होंने एक चीज बता रखी है कि अपने ड्रीम को अट्रैक्ट कैसे करना है। तो दोस्तों, क्योंकि जो हमारा पास्ट जो जा चुका है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो फ्यूचर है वो अभी तक आया नहीं है, उसका पता नहीं कब आएगा। तो दोस्तों, हमें हमारे हाथ में होता है हमेशा वर्तमान, प्रेजेंट। तो हमने अपने ड्रीम को, जो हमने सोचा हुआ है, उसको फील करना है हमेशा प्रेजेंट में। ये नहीं सोचना मेरे पास जैगुआर कार अगले साल आएगी। आप उसको फील करना है सुबह शाम आंखें बंद करके
कि मैं जैगुआर कार में बैठा हुआ हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ, मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, रिश्तेदार खुश हैं, मेरी गाड़ी को देखकर अब लोग मेरे साथ जुड़ने को तैयार हैं, तो मेरा अगला हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, तो अब मैं हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ, उसको विजुअलाइज करिए सवेरे शाम, तो वो ड्रीम आपका पूरा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने सपने की तस्वीर, अपने गोल की तस्वीर अपने फ़ोन पर लगा के रखिए, अपने सोने वाले कमरे में लगा के रखिए, ताकि उठते बैठते आपकी उस पर नज़र पड़नी चाहिए, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बननी चाहिए। क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ पिक्चर्स के सोचता है, उसको शब्द या उसको जो वर्ड है लिखे हुए वो समझ नहीं आते, तो वो पिक्चर्स में सोचता है। हमने बार बार उसके अंदर एक तस्वीर पैदा करनी है। उस ड्रीम के बारे में सोचिए, किस रंग की कार कितनी डेट को मेरे पास आ चुकी है, ये फील करिए वो डेट और वो कार मेरे पास आ चुकी है, उसको प्रेजेंट में अट्रैक्ट करना है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर हम मेन्यू कार्ड उठाते हैं, वहां पे हम को सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये आइटम्स चाहिए, तो उसी समय हम वेटर को बुलाते हैं और ऑर्डर करते हैं, उसको रिक्वेस्ट नहीं करते। इस बात पर ध्यान दीजिए, आपने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी, यहां पे आपने ऑर्डर करना है। तो उसको आपने ऑर्डर किया कि ये चीजें लेकर आओ, तो वेटर जब जाता है तो आपको 100% विश्वास है कि ये वेटर चीजें लेकर आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से सृष्टि को समझिए, सृष्टि एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो हमें अपने ड्रीम के बारे में इसको ऑर्डर करना है। क्या आपको नहीं लगता, आपका मान लीजिए फादर है हमारा, जब हमारा एक बेटा है, अगर वो जिद करता है कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, वो रोता है, कुछ काम नहीं करता, इधर उधर मतलब पूरा जिद्दी है, वो मान नहीं रहा, रो रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे? उसको चॉकलेट लाकर देंगे, और हमारे हैसियत में है हम चॉकलेट दे सकते हैं उसको। तो दोस्तों क्योंकि जो बच्चे ने जिद पकड़ ली वो अपने सपने के लिए कि मुझे चॉकलेट चाहिए, वो जिद्दी हो गया, तो हमें उसकी जिद के आगे हार मारनी पड़ती है। हमारे पिता को भी हमारे लिए चॉकलेट लानी पड़ती थी। तो कल को अगर वो बच्चा कहता है मुझे बाइक चाहिए, अगर पापा के पास आई हैसियत ना भी हो, वो जिद्दी होगा बच्चा, सपने के लिए पागल होगा, खाना पीना छोड़ देगा, तो उसका फादर उसको बाइक भी लेके देगा चाहे उसकी हैसियत ना हो। तो दोस्तों इसी तरह से ये जो सृष्टि है, तो क्या जे हमारा बाप नहीं है, इसने हमें पैदा नहीं किया? हमारे फादर की तो एक हैसियत है, हो सकता है वो मुझे हमें कार लेकर देने की उसकी हैसियत नहीं है फादर की। तो क्या जो हमारा सुप्रीम परमात्मा हमारा पिता है, क्या इसके लिए कार कोई बड़ी चीज है? इसके लिए जैगुआर कार, हेलीकॉप्टर आपको देना कोई बड़ी चीज है? उसके लिए दोस्तों एक हेलीकॉप्टर आपको देना तिनके के बराबर भी नहीं है। उसको आपको एक मोटरसाइकिल देना, एक बुलेट बाइक देनी, एक कार देनी 15 लाख की, 12 करोड़ का घर देना, 50 करोड़ का घर देना, उस परमात्मा के लिए एक चुटकी का काम भी नहीं है, एक तिनके के बराबर है उसके लिए वो चीज। अगर आप जिद्दी हैं, सपने के लिए पागल पागल हैं, तो आपको वो देगा ही देगा। क्या आप में दूसरी चीज आती है? आपने अपने पिता को, बच्चा रिक्वेस्ट नहीं करता पापा मुझे जो चाहिए, वो ऑर्डर करता है मुझे चाहिए तो चाहिए, वो जिद करता है। तो हमने भी सृष्टि को अपने सपने के बारे में बार बार बताना है कि मुझे ये चीज चाहिए, कैसे आएगी मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए। तो वो सारी कायनात आपके उस सपने को पूरा करने के लिए एक हो जाएगी, दिन रात एक हो जाएगा। तो आपको वो पूरा करने के लिए सारी कायनात लग जाएगी। तो दोस्तों आपके और आपके ड्रीम के बीच में सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन है? वो आपको नहीं पता, ना मुझे पता है, वो पता है सृष्टि को, परमात्मा को। तो अगर हम परमात्मा को रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं, उससे मांगते हैं, सपने के प्रति पागल हैं, तो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में जो भी शॉर्टकट रास्ता है वो अपने आप ही हमें उसके जरिए हमारे सपने तक पहुंचा देगा। तो हमें 100% विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमात्मा मेरा ये ड्रीम पूरा करेगा। जैसे मेरा फादर मुझे ये चीज दे सकता है, तो मेरा परमात्मा भी मुझे ये चीज देगा। और उस चीज को ये नहीं सोचना कि वो मुझे देगा, 100% विश्वास के साथ साथ उसको फील करना है कि वो मुझे दे चुका है। तो दोस्तों जैसे आप इस चीज को जितनी भी विश्वास के साथ विजुलाइज करेंगे, तो विजुलाइज करने का मतलब उसने मुझे ये चीज दे दी है, इसको फील करते हैं दिन रात, उसमें कैसा बैठ के लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगी। जितने भी लोग आपके जैसे ड्रीम देखने वाले हैं
वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो टीम आपकी टीम में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आपकी सोच, जैसे लोग अट्रैक्ट होने के कारण आपकी टीम में आ जाएंगे, आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपने जो जिंदगी में नहीं सोचा होगा उससे भी कितना बढ़कर आपको मिल जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसीलिए नेटवर्किंग में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चमत्कार होते हैं। मैं वही इसीलिए कहता हूं क्योंकि अवचेतन मन चमत्कार करता है, चेतन मन कभी भी चमत्कार नहीं करता। ये तो हमारी कैपेबिलिटी को लिमिटेड करता है दोस्तों। जैसे एक हमारी आत्मा है, एक मन है, तो मन जो है उसकी पावर, मन जो है इसकी अपनी कोई पावर नहीं है, पावर होती है आत्मा की। तो दोस्तों हमारे शरीर को अगर कोई चला रहा है, वो मन नहीं चला रहा, ये आत्मा चला रही है। जब वो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो हमारे पांच तत्व, अग्नि, हवा, पानी, अग्नि, बाजू सॉरी अग्नि, पृथ्वी, बाजू, जल, आकाश, ये पांच तत्व को आपस में इकट्ठा करने वाला वो आत्मा है। जिस समय वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, ये सारे ही तत्व जो आपस में बंधन खत्म कर लेते हैं, पानी पानी में समा जाता है, धरती धरती में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, तो हमारा वजूद खत्म हो जाता है। आप सोचिए जिस आत्मा ने इस शरीर को पैदा किया, इस सृष्टि को पैदा किया, तो क्या वह इस शरीर को ठीक नहीं कर सकती? इस आत्मा ने ही पूरे मटेरियल को, दुनिया के को पैदा किया है, तो ये आत्मा के लिए क्या मुश्किल है बताइए। ये आत्मा अपने आप में सुप्रीम है। जो मन है वो क्या कर रहा है कि आत्मा एक घोड़े की तरह है, तो मन जो है इस पर बैठा हुआ है, वो आत्मा ही चल रही है आगे की तरफ, तो मन अपने हिसाब से उसको चला रहा है किधर लेके जाना है। तो मन को लगता है कि सृष्टि को मैं चला रहा हूं, मन नहीं चला रहा, सृष्टि को चलाने वाली आत्मा है। लेकिन मन जो है वो आत्मा के ऊपर बैठ के इसको काबू कर रहा है, किस तरफ लेके जाना है, ये अपनी मर्जी से इसको चला रहा है, तो आत्मा बेबस हो गई। तो इसी तरह दोस्तों हमारा चेतन और अवचेतन मन है। अवचेतन मन तो हमें सब कुछ देना चाहता है, जो चमत्कार करना चाहता है, इसकी सुप्रीम पावर है, लेकिन इसकी पेश नहीं चलने देता। क्योंकि जिस तरह से मन ने पर्दा डाल दिया है, वो खुद भगवान बन के बैठ गया, उसने आत्मा की पावर को धुंधला कर दिया, वो खुद आगे आ गया। तो इसी तरह से हमारा चेतन मन हमें यह महसूस कराता है कि सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही जो तुम्हें बोलूंगा वही तुम्हें मिलेगा, तुम जरूरत से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा मत सोचा करो। तुम नौकरी के लिए पैदा हुए हो, तुम सारी जिंदगी गरीब रहोगे, तुम बीमार रहोगे, तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हें परमात्मा ने दुखी रखेगा, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी वो प्रॉब्लम है। लेकिन अवचेतन मन कहता है कि तू जो सोचेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तू मेरी बात तो सुन। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि अवचेतन मन हमारी आत्मा है और चेतन मन हमारा मन है। तो हमें दोस्तों अपनी आत्मा की सुप्रीम पावर को समझना होगा। जिस दिन आपको अपनी आत्मा की पावर, अवचेतन मन की पावर समझ आ गई, तो दुनिया में आप इतिहास बना जाएंगे, अपना नाम अमर कर जाएंगे। जो भी महात्मा बुद्ध, मदर टेरेसा, ऐसे बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए हैं, इनको आज दुनिया में इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने चेतन मन की बातों में आने की बजाय उस पर विजय पाकर अपने अवचेतन मन की बात सुनी, तो जो दुनिया में महान लोग हो गए, इन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया। चेतन मन तो अपने लिए ही भागता रहता है, इसकी नीयत ये रहती है कि मैं ही अमीर हो जाऊं, दूसरों को लूट लूं। लेकिन अवचेतन मन चाहता है कि मैंने किसी को लूट के अमीर नहीं होना, मेरे कारण से लोग सुखी हो जाएं, तो मैं अपने आप ही सुखी हूं। तो इस तरह से अवचेतन मन सोचता है। तो दोस्तों हमने अपने दिमाग की उपजाऊ जमीन में फल फूल बीजने हैं ताकि आने वाले समय में हमें सुगंधी और फल मिल सके, हमारी पुश्तों को उसका सुख मिले। तो अगर हम अपने दिमाग में आज कांटे बीजेंगे, कल को वो झाड़ियां बन जाएंगे, हमें और हमारी पुश्तों को दुखी करेंगे, लोग हमारे मरने के बाद हमें गालियां देंगे। तो अगर हम फल फूल बीज के जाएंगे तो दुनिया के बगीचे में हम अपना योगदान देके जाएंगे, तो वो एक अच्छा सिम्टम होगा दोस्तों। तो इसलिए हमें इस चीज पर बहुत ध्यान देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही हमें कामयाब करता है, यही हमें फेल करता है। जैसे पतंग की डोर उसे ऊपर ले जाने में मदद भी करती है, लेकिन वही पतंग की डोर उसे ऊपर जाने से रोकती भी है। तो दोस्तों आपने देखना है कि आप लेकिन उस सोच के बगैर, उस डोर के बगैर पतंग की कोई भी कीमत नहीं है। पतंग बिना डोर के उड़ भी नहीं सकता। तो इसी तरह से आपके सपने के बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन आपकी सोच आपके सपने को पूरा भी करती है, उसको पूरा होने से रोकती भी है। तो आपने देखना है आप अपने अवचेतन मन को
समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, जब आप चेतन मन के कारण ही आप सारी जिंदगी लिमिटेड पैसा कमा पाते हो, सक्सेस नहीं ले पाते। तो इसी तरह से मैं दूसरी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिन लोगों ने अपने दिमाग की उपजाऊ जमीन में कभी भी कुछ बीजा ही नहीं, तो उनकी जमीन बंजर हो चुकी है। वो अपनी जमीन पर एजुकेशन, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार बीजना शुरू करें तो उनकी जिंदगी अच्छी होगी। तो 25 साल की उम्र के बाद आदमी को लगता है मेरी डिग्री खत्म हो गई, तो उसके बाद वो सीखना बंद कर देता है। दोस्तों, हमने सीखना बंद नहीं करना, हमें लगातार सीखते रहना पड़ेगा। तो अपने आप में क्वालिटीज पैदा करिए। एक लीडर वो होता है जिसमें लीडरशिप होती है, तो सभी ही गुणों का जो संजोग होता है उसको लीडरशिप कहते हैं। तो आपको अपने आप में लीडरशिप भरनी है, तभी आप दूसरों को भर पाएंगे। पहले अपने आप को खुद अमीर करना होगा। अगर आपके अंदर, मैं पैसे की अमीरी की बात नहीं करता, आपके अंदर विचारों की अमीरी होनी चाहिए, आपके अंदर सुख समृद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर तंदुरुस्ती होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जो होगा बाही बाहर आएगा। एक आदमी को धक्का दिया गया तो उसके पास था चाय का कप, तो अब उसको धक्का दिया गया तो चाय के कप में से बाहर क्या गिरेगा? चाय। तो दोस्तों, मेरा सवाल है कि उस कप में से चाय ही बाहर क्यों गिरी? इसलिए गिरी क्योंकि उस कप में थी ही चाय। तो दोस्तों, आपका इम्तिहान भी तब होता है जब हालात हमारे अनुकूल होते हैं ना, तब हम सब कुछ सही करते हैं। लेकिन जब हालात हमारे विपरीत हो जाते हैं ना, हमारे अंदर से फिर असली फीलिंग बाहर आती है। हम फिर, हमारा जो साहस है उसका पता चलता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वैसे तो हम सुख के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है उस समय हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाते, उस समय हम फेल हो जाते हैं। तो कुदरत हमारे हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए ही हमारे सामने चैलेंज लेकर आती है। हमारी काबिलियत तभी बाहर आती है जब हम संघर्ष करते हैं। तो एक छुरी को तेज करने के लिए उसको ग्राइंडर पर रगड़ना पड़ता है। अगर छुरी पेन लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी चमक बाहर नहीं आएगी, तो उसका कीमत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में डरे रहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो डर का कारण क्या है? क्योंकि बचपन से ही हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। अवचेतन मन हमें आत्मनिर्भर करता है। चेतन मन जो है वो हमें डराता है, इसलिए हमारा जो डर है हम पर हावी है। हम रिस्क नहीं उठाना चाहते क्योंकि हमें लगता है रिस्क उठाने से हमारे किसी रिश्तेदार का नुकसान हो जाएगा, हमारा उसके साथ रिलेशन खराब होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी फेस वैल्यू खराब होगी, मेरा टाइम खराब हो जाएगा, मेरा कैरियर खराब होगा, मेरा पैसा खराब होगा। जे तरह तरह के जो रिस्क फैक्टर है, हमारा डर हम पर हावी है। जे चेतन मन की सारी उपज है। जो लोग अपने चेतन मन को जीतकर अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं, उनके ऊपर से डर का किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहती। वो बड़े बड़े रिस्क ले पाते हैं, उनको अपनी फेस वैल्यू का डर नहीं होता कि मेरी फेस वैल्यू खराब हो जाएगी। वो अपने पैसे डूबने से नहीं घबराते, उनको अपना समय खराब होने से टेंशन नहीं होती, उनको अपना कैरियर खराब होने से टेंशन नहीं होती। तो अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा अगर मैं नेटवर्किंग में कामयाब ना हो पाया तो मैं इतने साल जॉब नहीं कर रहा हूं, मेरी डिग्री का क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा। दोस्तों, अब चेतन मन ने बता दिया है कि तुम कामयाब होगे ही होगे। क्योंकि अब मैं चेतन मन की बातें नहीं सुनता, अब चेतन मन की बातें सुनता हूं। तो मेरा अवचेतन मन ने मुझे 100% बता रखा है कि तुम जिंदगी में जरूर कामयाब होगे, तुम्हारा कैरियर, फेस वैल्यू जैसा सब कुछ खराब नहीं होगा, तुम दुनिया में इतिहास बनाओगे। तो उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो डर को जीतिए। तो अगर आपके ऊपर डर हावी होगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो इस दुनिया में डर हमें आत्मनिर्भर करता है, हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो आत्मनिर्भर हमें होना होगा। तो इसके अलावा जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं होता, एक्शन हमारे हाथ में होता है। तो जो लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं वो बार बार ये कहते हैं तू एक्शन कर, तो रिजल्ट अपने आप आएगा। लेकिन चेतन मन क्या करता है? वो हमें एक्शन करने से रोकता है, क्योंकि वो हमें डराता है कि रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन अवचेतन मन हमें बताता है कि रिजल्ट 100% आएंगे, तू एक्शन कर। तो हमने चेतन मन की बात सुननी है, एक्शन करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो परमात्मा इतना दयालु है, वो कभी भी हमारे हक को मारता नहीं है, वो हमें सब कुछ देता है। हमारे पास वो पागलपन होना चाहिए, अपने सपनों के प्रति जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, जो अवचेतन मन है ये भावनाओं से कंट्रोल होता है। जो लेफ्ट ब्रेन है, चेतन मन है,
जो लॉजिक से कंट्रोल होता है। इसीलिए जब एक लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो लोग उसको समझाते हैं कि छोड़ यार, ऐसी और भी कई लड़कियां हैं, तू इसके पीछे क्यों पागल है। तो जब उस पे प्यार का पागलपन छाया होता है तो उसको उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की दुनिया में अच्छी नजर नहीं आती। अगर उनका कास्ट का भी चक्कर हो तब भी वो लड़का दुनिया की बात नहीं सुनता, वो कहता है जान दे दूंगा लेकिन शादी मैंने इसी लड़की के साथ करनी है। तो वहां पे भावनाओं का ख्याल होता है। तो इस दुनिया में भावना हमेशा जीतती है, तर्क जो है वो हार जाता है। तर्क लंगड़ा होता है, भावना जो होती है वो अंधी होती है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तब दुनिया में चमत्कार होते हैं। अगर आप चेतन मन को जीतकर अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, उसकी शक्ति को प्रकट कर लेते हैं, फिर चेतन मन आपका दुश्मन नहीं रहता, ये भी साथ देना शुरू कर देता है। जिस तरह से मतलब कि इस तरह से ये फिर जब अवचेतन मन एक बार मान लेता है कि मैंने ये जैगुआर लेनी है तो लेनी है, मैंने हेलीकॉप्टर लेना है तो लेना है, मुझे कामयाब होना है मतलब मैं तो होना है, तो चेतन मन लॉजिकल तौर से सोचता है। ये फिर तरीके बताने शुरू करता है, तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसे होगा। ये फिर मानना शुरू कर देता है कि बिल्कुल होगा, और ये हमारा साथ देना शुरू हो जाता है। जब तक हम अवचेतन मन की शक्ति को प्रकट नहीं करते, चेतन मन हमें रोकता रहेगा, वो हमें डराएगा, शंकित करेगा, चिंतित करेगा। लेकिन जिस दिन हमने अवचेतन मन को खोल लिया तो फिर चेतन मन भी हमारा साथ देना शुरू कर देगा। वो हमें लॉजिक कैलकुलेशन बताएगा किस तरह से ये होगा। तो हमें एक लीडर बनना है जो चेतन और अवचेतन मन दोनों को खोल लेता है। तो दुनिया में 5% अपने दिमाग का इस्तेमाल ही आज तक आदमी कर पाया है। जितनी तमाम दुनिया की खोजें हैं, जो सिर्फ 5% दिमाग का इस्तेमाल हुआ है आज तक। आइंस्टाइन जो सबसे सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट माना गया है, इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी माना गया है, वो अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज कर पाया है। अभी तक तो दुनिया में 90% दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। दोस्तों, अवचेतन मन की बहुत बड़ी शक्ति है। समझिए, इस दुनिया में जो लोग एक दिन का आज करोड़ रुपए कमा रहे हैं, एक एक घंटे का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अवचेतन मन की शक्ति को समझा है। इस कारण से वो इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, हमारा समझिए कि हमारा दिमाग, एक लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें डराया है, तू ऐसा मत कर, तू बड़ा मत सोचा कर, तुझे चोट लग जाएगी, तू इसको मत छूना, उसको मत छूना, घर से बाहर मत जाना। तो हमें डरा के रखा गया है। पूरी दुनिया ने आज तक हमें डराया है, तो हमारे दिमाग के अंदर वो डर बैठ गया। तो विश्वास नाम की चीज खत्म हो गई। तो डर के कारण हम कोई भी डिसीजन लेने से घबराते हैं, हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हम उसकी सलाह लेते हैं, मुझे बता ये काम करूं या ना करूं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे हमारी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहता है। अगर हम आत्मनिर्भर बन जाएं, तो आत्मविश्वास हम में पैदा हो जाए, तो डर नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं होगी, तो हम जिंदगी में बड़े डिसीजन ले पाएंगे, और बड़े डिसीजन से ही बड़े काम हो पाएंगे। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बचपन से ही, इन दोनों दिमाग को आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक बैल से, एक बलद होता है ना, ऑक्स। तो आप समझिए कि ये दोनों आपके दिमाग के दो बैल हैं, एक लेफ्ट बैल, एक राइट बैल। तो आपने शुरू से ही लेफ्ट बैल को नेगेटिविटी की, शक की, डर की खुराक दी है। इसको फीड बचपन से देते आए हैं, नेगेटिविटी की, गरीबी की, बीमारी की, नेगेटिव सोचने की, परमात्मा का शुक्र ना करने की। तो इससे जब इसको खुराक बचपन से मिलती रही है, जब बहुत बलवान हो गया है, तो इसमें ताकत बहुत आ चुकी है। लेकिन जो राइट ब्रेन था, जिसने जिंदगी में चमत्कार करने थे, जिसने सपने पूरे करने थे, उसको हमने बचपन से कभी भी विश्वास की, आत्मनिर्भरता की, पॉजिटिविटी की, तंदुरुस्ती की, सुख की ऐसी कोई भी खुराक नहीं दी। तो ये बेचारा कमजोर हो चुका है, ये बहुत ही कमजोर हो चुका है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, बदकिस्मती और खुशकिस्मती, ये कह सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन हमारा ये बदकिस्मती है, खुशकिस्मती है हमारा राइट ब्रेन। तो बदकिस्मती और खुशकिस्मती की सुबह उठते सार ही जंग होती है कि आज के दिन मैं जीतूंगी, तो दूसरी कहती है मैं जीतूंगी। जब रात को आदमी बेड पर थका हुआ रहा सोता है, तो बदकिस्मती जश्न मनाती है कि देखा आज फिर मेरी जीत हुई, इस आदमी का एक दिन और बर्बाद कर दिया, और इसी तरह से आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखना है कि हम पर बदकिस्मती भारी है या खुशकिस्मती भारी है। हमने किसको भारी करना है? अपने लेफ्ट ब्रेन को, लेफ्ट बल्द को
आज से नेगेटिविटी की, शक की, दूसरे पर डिपेंड होने की ऐसी फीड देनी बंद करिए और राइट ब्रेन को आत्मविश्वास की, सीखने की चाहत, जो हमें आज तक कुदरत ने दिया है उसके लिए शुक्र करना, और बड़ा सोचने की ताकत, हर चीज को प्रेजेंट में फील करने की समर्था, आत्मसम्मान, इन चीजों की फीड देनी शुरू करिए। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में जब बल्द इतना मजबूत ताकतवर हो जाएगा और दूसरा जो है वो कमजोर हो जाएगा, तो आपकी जीत निश्चित निश्चित है। आपके सपने पूरे होंगे। कोई भी दुनिया की ताकत आपके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकती। तो उन लोगों से बचिए जो आपके सपनों को तोड़ते हैं, अपने सपनों को चुराते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन मन ने उनको लिमिटेड किया हुआ है, उनको रोका हुआ है, उनके अंदर डर है, शक है, वो आपको भी डराते हैं, तो आपका चेतन मन और भी डर जाता है। तो आप लोगों की बातें सुनने की बजाय अपने अंतरात्मा, दिल और दिमाग की बातें सुनिए। तो जब आपका दिल और दिमाग जब बातें समझेगा, सुनेगा, चेतन मन में आपका ड्रीम बैठेगा, तो आपका चेतन मन भी उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लॉजिक देने शुरू कर देगा। तो आप दुनिया में सबसे प्रभावशाली आदमी बन जाएंगे। तो ऐसा मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ किया है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि अगले साल के एंड तक मेरी जैगुआर कार आएगी, जबकि मैंने जैगुआर कार का कभी नाम भी नहीं सुना था। तो बहुत जल्दी 2030 के बीच में पर्सनल हेलीकॉप्टर भी लेना ही लेना है। और इसके अलावा मेरा अपना विजन बहुत बड़ा है। तो हो सकता है मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं। तो जितने भी लोग आज मेरे साथ एसोसिएट हैं मेरी टीम के, क्योंकि मैं जितने भी एमपी एमएलए हैं या सीएम है, वो मेरा दिमाग में ये बात है कि एक नेटवर्कर जो देश को चला सकता है वो कोई और आदमी नहीं चला सकता। एक आम आदमी देश को नहीं चला सकता। एक नेटवर्कर जिसको मैनेज करना आता है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिसमें क्रिएटिव माइंड होता है, जो इनोवेशंस करता है, जिसको बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज है, टीम हैंडलिंग स्किल है, लोगों को मोटिवेट करने की नॉलेज है, इतनी बड़ी टीम हैंडल करता है, वो नेटवर्कर देश को चला सकता है। तो मुझे अपने साथ ईमानदार नेटवर्कर्स की जरूरत है, वो जो लोगों को धोखा देने के लिए नेटवर्किंग में ना आए, जो देश को अच्छा करने के लिए, इतिहास बनाने के लिए, दूसरों के सपनों को पूरा करवाने के चाहत रखते हो, नियत अच्छी हो, नजरिया अच्छा हो, सीखने की उनमें चाहत हो। ऐसे लोगों का मुझे साथ चाहिए, ऐसे लोग मुझे अपनी टीम में चाहिए। तो अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो ये लोग सीएम बनेंगे ही बनेंगे। इनको एमएलए एमपी सभी को बनाना है। तो हर पंच सरपंच भी नेटवर्कर होगा। बहुत जल्दी हम नेटवर्किंग का इतिहास रचेंगे। तो बेस्टीज कंपनी तो पूरे वर्ल्ड में परचम फहरा ही चुकी है। तो हम इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाएंगे, पूरी दुनिया में अपना झंडा फहराएंगे। तो इतिहास बना देंगे, जो आज तक इतिहास में ना हुआ हो वो हम करके दिखाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे इतना बड़ा सोचना सिखा दिया है कि देश को वर्ल्ड पावर बनाना ही बनाना है, और देश का प्रधानमंत्री भी बन के रहेंगे। बड़ा सोचने की, गौतम बाली जी हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कहते हैं बड़ा सोचने की हिम्मत तो करिए। तो बड़ा सोचना है तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ही सोचते हैं। तो फिर पंच सरपंच बनने के बारे में नहीं सोचेंगे, ना एमपी एमएलए ना सीएम, फिर तो सीधा पीएम बनेंगे और देश को वर्ल्ड पावर बनाएंगे। इंडिया को तो नंबर वन करना ही है। तो बेस्टीज ने अपने आप को इंडिया में नंबर वन किया, तो हम इंडिया को पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कर देंगे और बेस्टीज तो नंबर वन अपने आप ही हो जाएगी। सही है सर। तो इसी तरह से जितने भी दोस्त मेरे साथ नेटवर्किंग में आए हैं, बस उनको मेरी यही गुजारिश है, मैदान को छोड़ के ना जाएं। उनकी सफलता की गारंटी मैं देता हूं। बस मैदान ना छोड़ के जाएं, क्योंकि जो मैदान छोड़ के चला जाता है वो भगौड़ा साबित हो जाता है। तो मैं बुज़दिल लोगों से कभी भी हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। मुझे वो लोग चाहिए, अगर हम अगर हम जीत गए तो विजेता कहलाएंगे, अगर हम हार गए, अगर हम रण क्षेत्र में शहीद हो गए, मर गए, तो शहीद कहलाएंगे। तो अगर हम जीत गए, विजेता कहलाएंगे। अगर मर गए तो शहीद कहलाएंगे, लेकिन भगौड़ा नहीं कभी भी कहलाएंगे। ठीक है जी। तो लड़ेंगे हम तो शूरवीर कहलाएंगे। तो दोस्तों, हमें मैदान नहीं छोड़ना है। मेरे कहानी में कभी ये नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली, मैं मैदान छोड़ के भाग गया। इतिहास तो हमने बनाना है। जिंदगी बार बार नहीं मिलनी, जिंदगी एक बार मिलनी है। तो हमने अपने नाम के लिए काम नहीं करना,
परमात्मा खुद सृष्टि में नहीं आता, उसने अपना कोई भी कारोबार करने के लिए, अपना कोई भी लक्ष्य को अंजाम देने के लिए किसी आदमी को चुनना होता है। जैसे एक बंसरी होती है, आदमी ने अपनी धुन को उस बंसरी के माध्यम से ही प्रकट करना होता है। तो इसी तरह से हम एक बंसरी की तरह है, परमात्मा हमें बजाएगा तो हमें सिर्फ एक बंसरी की तरह आकार लेना है। वो जैसे एक लकड़ी को आकार दे रहा है, हमें अपने आप में वो छेद झेलने की ताकत लेनी है, अपने आप में वो छेद करवाने हैं। क्योंकि कल जब परमात्मा इस बंसरी को बजाएगा तो इसमें से मधुर संगीत पैदा होगा, जिसका मजा और सुख लोगों को आएगा। और हमारा जिंदगी तभी सफल होगी अगर परमात्मा ने हमें वो बंसरी के तौर पर चुनेगा। अगर उसने हमारी जगह किसी और को उस बंसरी के लिए चुन लिया तो हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। तो दोस्तों, सही नजरिए से काम करिए। एक फिल्म का डायरेक्टर भी फिल्म में सबसे टफ रोल अच्छे हीरो को देता है। अगर टफ रोल नहीं है वो तो छोटे मोटे हीरो को भी दिया जा सकता है, लेकिन बड़ा एक्टर वही होता है जिसको बड़े टफ रोल दिए जाते हैं। तो परमात्मा ने बड़ा रोल उसी को देना है जिसको वो काबिल समझेगा। तो दोस्तों, हमने अपने आप को स्ट्रगल करवाना है, मैदान नहीं छोड़ना, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, ऑनरशिप की फीलिंग होनी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा रखना है, नजरिया बदलना है, देश को आगे लेकर जाने का जज्बा रखना है। पूरे वर्ल्ड में अपना परचम फहलाएंगे। ये नहीं कि इंडिया दुनिया पे राज करेगा, हम किसी पर राज नहीं करेंगे। आदमी की औकात नहीं है वो दूसरे पर राज करे, ना ही परमात्मा एक आदमी का दूसरे पर राज पसंद करता है, वो सभी को बराबर देखना चाहता है। तो हमने इंडिया को वर्ल्ड पावर इसलिए बनाना है ताकि पूरी दुनिया में जो भी ये संस्कार हैं, जो मैंने जिनकी बातें की हैं, पूरी दुनिया इन संस्कारों को फॉलो करे। आदमी आदमी का दुश्मन ना बने, कोई कास्टिज्म ना हो, कोई धर्म ना हो, एक ही धर्म हो, रिलीजन ऑफ लव, इंसानियत का धर्म हो। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना हो, कोई अछूत ना हो, कोई ब्राह्मण खत्री शूद्र वैश्य ना हो। इस दुनिया में ईसाई मुसलमान हिंदू सिख ना हो, एक ही भाषा हो, इंसानियत की भाषा। तो अगर परमात्मा ने हमें उसके लिए चुना है तो हम उसको उसके लिए दिन रात एक कर देंगे, उस लक्ष्य को अंजाम देके रहेंगे। तो ये छोटे मोटे लक्ष्य, जैगुआर लेनी, एक ऑडी कार लेनी, हेलीकॉप्टर लेना, 50 करोड़ का घर बनाना, दोस्तों ये कोई छोटे मोटे टारगेट हैं, ये कोई टारगेट नहीं है, ये तो हम अपने लिए सोचते हैं। तो हमने दोस्तों परमात्मा का शुक्र करना है कि वो उससे ये मांगना है कि वो हमें किसी बड़े काम के लिए चुने, वो अपने पर्पस को हमारे थ्रू पूरा करे। इसमें हमारे जीवन की सार्थकता होगी। अगर उसने हमें कोई बड़ा रोल नहीं दिया, हमारे माध्यम से अपना काम नहीं किया, तो हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। तो मैं यही कामना करता हूं आप सभी के लिए और अपने लिए कि परमात्मा हमें, अगर इस सृष्टि में उसने जन्म दिया है तो हमें दुनिया के भले के लिए कुछ ना कुछ करने का साहस दे, और हमें ऐसे आइडियाज दे जिससे हम देश को और पूरे वर्ल्ड को एक माला में पिरो सकें और कोई किसी का बैर विरोधी ना रहे। तो जितने भी हमारे पीर पैगंबर, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि हमें खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान का ये मतलब नहीं होता कि हम पंजाब में सभी को सिख बना देंगे सभी, तो इसका मतलब ये नहीं है। खालिस्तान का मतलब होता है खालिस, शुद्ध, जिस आदमी के कथनी और करनी में फर्क ना हो। तो जैसे कलयुग का क्या मतलब होता है, जब आदमी की कथनी और करनी में फर्क होता है, आदमी के दिल और दिमाग में खोट होता है, बाहर से वो मीठी बातें करता है, अंदर से उसमें खोट है, तो उसको कहते हैं कलयुग। तो जब आदमी का दिल और दिमाग एक होता है, जो दुनिया को दिखाता है अंदर से भी वही होता है, तो दुनिया का भला सोचता है, उसको कहते हैं सतयुग। तो दोस्तों, अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें कितनी शांति है, सड़कों पर लोगों को अपनी जान की विपदा पड़ी हुई है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो ये सतयुग का संकेत है। तो परमात्मा हमें सारी चीजें दे रहा है। तो हमने जो खालिस्तान की मांग है, पूरे वर्ल्ड को खालिस्तान बनाएंगे। हर आदमी के अंदर एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं होगा, बैर नहीं होगा, हर एक आदमी अपने आप को भाई समझेगा, हर एक आदमी के एक दूसरे के साथ अपनेपन की भावना होगी, इंसानियत की भावना होगी। तो संत रविदास जी ने भी यही कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे, रहे रविदास प्रसन्न। उन्होंने बेगमपुरा की बात की है, बेगमपुरा, यहां पे कोई भी गम ना हो। तो ये जितने भी ऋषि मुनि बड़े बड़े संत फकीर हुए हैं, हमारी सोच छोटी है, इनकी सोच बहुत बड़ी थी। तो हम इनकी बात को समझ नहीं पाते, हम अपने नजरिए के हिसाब से इनकी बातों के अर्थ लगाते हैं। लेकिन खालिस्तान और बेगमपुरा का मतलब है
कि हमने इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे वर्ल्ड को बेगमपुरा बनाना है, खालिस्तान बनाना है, जिसमें किसी का किसी के साथ कोई बैर विरोध ना हो, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना हो, सभी एक दूसरे से प्यार करें, इंसानियत धर्म हो, तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ना हो। तो इस पर्पस को हमने अंजाम देना है। तो इसके लिए कुछ भी हो जाए, कितने भी तूफान आए, कितने भी विरोध हो, हम इस लक्ष्य को अंजाम देके रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का साथ के बिना ये नहीं हो सकता। तो मैं परमात्मा से यही चाहता हूं कि वो मेरी टीम में सभी ऐसे लोगों को लेकर आए जो दुनिया के लिए सोचते हैं, अपने आप के लिए नहीं सोचते, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो सच्चे इंसान हैं। तो दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये चीज़ें हो पाएंगी, ये मुझे 100% विश्वास है, और हम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में लाइए, अवचेतन मन को खोलिए, और कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। परमात्मा ने जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार होइए, जो नहीं दिया उसके लिए दुखी मत होइए। उन लोगों को भी देखिए जो आपसे नीचे हैं, जो पूरी जिंदगी किराए के मकान में रहते हैं, जिनको 3 टाइम में एक बार भी खाने को नहीं मिलता, जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, वो चाहते हुए भी दुनिया नहीं देख सकते, जो गूंगे हैं, बोल ही नहीं सकते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिनके कान से सुन नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है बचपन से। कुछ माँ बाप हैं जिनको कुछ औरतों में बांझपन है, जिसको सारी जिंदगी बच्चा पैदा नहीं होता, वो मातृत्व का सुख नहीं ले पाती। ऐसे पिता हैं जिनको बच्चा नहीं मिल पाता। ऐसे माँ बाप हैं जो बचपन से अनाथ हैं। तो दोस्तों, हमें सारी चीज़ें तो मिली हैं, हमें किस चीज़ की कमी है, हम क्यों नाशुक्र हैं। तो अगर हम कुदरत का शुक्र करेंगे तो हमें वो सब कुछ देगा। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, हमेशा सुख समृद्धि के लिए सोचिए, दुनिया का भला मांगिए, कर अच्छा, सुन अच्छा, बोल अच्छा, देख अच्छा। तो इन 4 चीज़ों को अमल में लाना है। तो लोगों का भला करना है, तो अपने आप को लर्निंग मोड में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, महापुरुषों की जो है बुक्स पढ़िए, जितने भी नेटवर्कर्स हैं इनकी बुक्स पढ़िए। तो हमें पैसे की अमीरी नहीं चाहिए, हमने अपने आप को सुख समृद्धि पॉजिटिव ख्यालों से भरना है, पॉजिटिव विचारों से भरना है, ताकि दूसरे को हम वही एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी तो हम नेगेटिव ट्रांसफर करेंगे, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हम दुनिया को पॉजिटिव दे पाएंगे। तो दुनिया अगर एक मोमबत्ती 10 मोमबत्तियों को अगर जलाती है तो 10 मोमबत्तियां मिलके 11 मोमबत्तियां उजाला ज्यादा करेंगी। तो एक मोमबत्ती को दूसरी को जलाने से, उसको जगाने से कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन उसकी सार्थकता यह है उसने 10 को और रोशन कर दिया। तो हमने इसी तरह के अपने विचार जो है वो दूसरों में ट्रांसफर करने हैं, ताकि जितने भी लोग पॉजिटिव सोच के होंगे तो सतयुग अपने आप ही आ जाएगा। हमने कलयुग को खत्म करना है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूं। तो इसके अलावा कल फिर 8 बजे एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो 3 मई तक ऐसे मेरे वीडियोस चलती रहेंगी। तो मेरे जो यूट्यूब पर 2 चैनल हैं और फेसबुक पर मेरे 3 पेजेस हैं, उन पे मैंने नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। तो उनको आप ज़रूर देखिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन मिले। आज मेरी वीडियो को आपने लाइक किया है, इसको लाइव कमेंट्स भी दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की इंटीमेशन मिलती रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कैपेबिलिटीज़ और मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ चले हैं। तो आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। तो हम मिलकर इतिहास रचेंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो विश यू वेल, थैंक